Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about other rules of English grammar. Students, आज हम लोग स्टार्ट लेंगे रूल नंबर 71 से. रूल नंबर 71 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है suppositional sentence having phrases like I wish, he या she wishes, as if, as though and indicating some unfulfilled desire या फिर wish टेक सिंपल पास्ट टेंस. अब इसको अंडरस्टैंड कर लें. अभी तक मैंने जो भी बोला होगा आपको कुछ भी समझ नहीं होगी, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें. जो मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुने. देखिए, जो हमारे पोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग चीज़ें सपोज करते हैं. ठीक है, फर्ज करो कि हम लोग लाहौर में ना रहते होते, हम कराची रहते होते. ठीक है, ये वो चीज़ें जो हम सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, फिर हम कहते हैं काश हमारे पास सफ़ेद नहीं बल्कि ब्लैक कार होती. ठीक है, तो इसमें हम लोग आई विश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे आप आई विश का वर्ड यूज़ करेंगे या ही या शी विशेस का वर्ड यूज़ करेंगे, एज इफ का वर्ड यूज़ करेंगे, एज दो का वर्ड यूज़ करेंगे, ये वर्ड ये बताएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी या फिर सपोज की हुई बातें हैं. ठीक है, चलें अब इसको देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है. अब रूल ये है कि जब आप इमेजिनरी या सपोजिशनल बातें करते हैं या सेंटेंस लिखते हैं, उस केस में आपने हमेशा उन सेंटेंसेस में जो टेंस यूज करना है वो सिंपल पास्ट यूज करना है. सिंपल पास्ट की बात हो रही है, कंटिन्यूस या परफेक्ट की बात नहीं हो रही है. तो आपने सिंपल पास्ट यूज करना है. ये बात समझ आ गई है? चलें एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं. अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम सिंपल पास्ट का टेंस लिखते हैं जैसे कि आई वॉज प्रेजेंट, ठीक है मैं मौजूद था. अब आई के बाद हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सिंगल फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आई के साथ वॉज लिखा हुआ है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें दे वर प्रेजेंट, वो मौजूद थे. अब दे प्लूरल है तो इसके साथ वर आ गया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है. ये तो वो चीज़ है जो जनरली हमें पता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाहे सिंगल हो या चाहे प्लूरल हो, ठीक है सिंगुलर प्लूरल में से चाहे जो मर्जी हो, सबके साथ वर ही लगना है, वॉज नहीं लगेगा. ये रूल है आपकी इमेजिनरी एंड पोजिशनल सेंटेंसेस का. फॉर एग्जाम्पल चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, सबके साथ क्या लगेगा, वी सॉरी वेयर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा. ठीक है, तो इसलिए समटाइम क्या होता है कि आप शी का यूज़ करते हो और आगे आपने वर लिखा होता है तो वो बच्चे कहते फ़ौरन कहते हैं ये तो है ही सेंटेंस गलत. तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि आप वो सेंटेंस पढ़ें तो सही, आपको पता चलेगा वो सेंटेंस पोजिशनल है या इमेजिनरी है, क्या है. क्लियर? अब देखिए, अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ. एग्जांपल है जी आई विश आई वॉज या फिर वर अ डॉक्टर. अब इस केस में सेंटेंस लग गया है, सॉरी वर्ड लग गया है, फ्रेज लग गया है आई विश. ठीक है, आई विश यहाँ पे लग चुका है तो मतलब ये बताएगा कि ये जो सेंटेंस है ये इमेजिनरी है. मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं एक डॉक्टर होती. ठीक है, तो इस केस में अगर आप लोग देखो तो आई के साथ वैसे तो वॉज आना चाहिए. ठीक है, लेकिन पोजिशनल सेंटेंसेस का रूल है कि यहाँ पे वॉज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पर वर लगेगा आई के साथ. ये रूल है. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा. फिर एक और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए ही बिहेव्स एज इफ ही नोज या न्यू एवरीथिंग. ठीक है, अब यहाँ पे एज इफ लग गया, एज इफ. ठीक है, जब एज इफ लग गया ना तो इस केस में ही के साथ आप नोज मतलब प्रेजेंट में नहीं लेकर जाओगे, इसके साथ आप पास्ट टेंस को यूज करोगे न्यू. ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है. ठीक है, और मतलब कि वो चाहता था कि वो सब कुछ जानता. ठीक है, तो इस केस में आप पास्ट का यूज करोगे, पास्ट टेंस का, प्रेजेंट का यूज नहीं करोगे. तो ये आपका जी रूल नंबर 71 है. बहुत आसान, बस कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं अपना रूल नंबर 72.
रूल नंबर 72 में कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने आप लोग से पहले भी डिस्कस किए थे, बट ये एक नया आप लोगों का रूल है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी और इसके अलावा समथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हैं जी प्रोनाउंस आपके, ठीक है। कहते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर ये प्रोनाउन यूज होते हैं एल्स के साथ, ELSE, एल्स के साथ, तो उस केस में जो अपोस्ट्रोफी है वो आप इन वर्ड्स के साथ नहीं लगाओगे, बल्कि एल्स के आगे अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दोगे आप। समझ लगी है? फिर से मैं बता देती हूँ। ये जो वर्ड है ना, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समथिंग, ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और उसी सेंटेंस में एल्स का यूज हो गया है, ELSE, एल्स का यूज हो गया, तो उस केस में आपने अपोस्ट्रोफी जो सी है वो किसके साथ लगानी है? एल्स के साथ लगानी है, समबडी या एनीबडी या एनीवन के साथ नहीं लगानी है, ठीक है। आपको सही समझ आएगी इन एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि देखो, अब एक सेंटेंस है समबडीज बुक, किसी की किताब, ठीक है, तो ये एक पोजेशन शो हो रही है कि किसी की, ठीक, मतलब ये देखिए वही बात है जो मैंने एक रूल आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि डबल पोजेशन नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि समबडीज एल्स, एल्स के बाद भी अपोस्ट्रोफी लगा दो, डबल पोजेशन आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए समबडीज बुक, अब इस केस में अगर आप लोग देखें तो कोई भी एल्स यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे अगर आपने पोजेशन शो करनी है तो समबॉडीज के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो समबडीज कार, ये भी वही है, कोई एल्स यूज नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस हम किसके साथ लगाएंगे? समबॉडीज के साथ लगाएंगे। फिर है जी समबॉडीज पर्स हैज बीन स्टोलन, ठीक है, किसी का पर्स जो सा वो चोरी हो गया। क्या इस सेंटेंस में एल्स यूज हुआ? क्या एल्स यूज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे पोजेशन शो करनी है तो हम समबडीज के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट है जी समबडीज एल्स पर्स हैज बीन स्टोलन। अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे, ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। किस तरह गलत है? अगर हमने इसको ठीक करना है तो हमें एल्स के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए तो हमें समबडी सिंपल लिखना है, इसके साथ एस अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, ठीक है। तो किस तरह होगा? somebody else purse has been stolen, ठीक है। फिर है जी somebody else purse has been stolen again। अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने else के साथ else को सिंपल छोड़ दिया, इसके साथ कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया और somebody के साथ लगा दिया। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें अपोस्ट्रोफी एस else के साथ लगाना है अगर किस सेंटेंस में somebody के साथ else आएगा तो, ठीक है। somebody सिंपल रहेगा, ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब है जी somebody else पर्स हैज बीन स्टोलन, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि somebody आगे वर्ड और साथ else भी आया है, तो इस केस में somebody सिंपल रहेगा और जो else है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। तो ये था जी आपका रूल नंबर 72। अब हम डिस्कस करेंगे रोल नंबर 73 को। रोल नंबर 73 में ये बड़ा मज़े का और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो जो मोस्टली ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि अगर वर्ब आ जाता है, ठीक है, अगर प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब आ जाता है, तो वो जो वर्ब होगा उसके साथ उसकी आईएनजी फॉर्म लेगी, मतलब जेरंड, जेरंड लगेगा, ठीक है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो जेरंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बेसिकली नाउन ही होती है, तो एक्चुअली में प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो नाउन ही लगेगा, लेकिन अगर वर्ब आ जाती है तो उसको हम लोग जेरेंड बनाएंगे। कैसे? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसके साथ आईएनजी लगाकर उसको जेरेंड बना दिए, वो भी एक्चुअली में क्या होता है? नाउन ही होता है। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने क्या बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जो आता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर वर्ब आ जाता है तो उसको आपने नाउन किस तरह बनाना है, उसको आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसको जेरेंड बना देना है। क्लियर?
मतलब कि प्रेपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट वर्ब आया तो वो जेरेंड फॉर्म में आएगा। क्लियर? चलें। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब एग्जांपल नंबर 1 है, कैन यू स्नीज विदाउट ओपन योर माउथ। अब इस केस में अगर आप लोग देखें, सबसे पहले देखना प्रपोजिशन कौन सा है, विदाउट आपका प्रपोजिशन है, उसके बाद क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। ठीक है, ओपन, ओपन क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, खोलना। ठीक है, ये एक एक्शन वर्ब है। तो अब ओपन क्या है, यहाँ पे ओपन जो लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रपोजिशन है उसके बाद अगर वर्ब आ गया तो हमने क्या करना है, जेरेंड वर्ब को लेना है। तो ये जेरेंड वर्ब तो नहीं है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसके साथ आईएनजी लगाकर इसको जेरेंड बना देते हैं, इसको ओपनिंग कर देते हैं। तो ओपनिंग सही है, ओपन गलत हो जाएगा। फिर ये सेंटेंस कैसे होगा, सेंटेंस हो जाएगा कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक और आ जाएगा, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल while executed the orders of the company। अब इस केस में पूरे सेंटेंस में आपका जो प्रपोजिशन है वो है जी while। while के बाद कीजिए executed आ गया, मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर वर्ब आया है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ जेरेंड फॉर्म ही आ सकती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो ठीक होनी, अदरवाइज वर्ब नहीं ठीक कंसिडर होगा। तो एग्जीक्यूटेड यहाँ पे गलत है, हम इसको किस तरह ठीक करेंगे, हम एग्जीक्यूट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो एग्जीक्यूटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एग्जीक्यूटिंग वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये आपका रूल नंबर 73 है। अब बच्चे कहते हैं ये तो बहुत इजी है, हम कर सकते हैं। यही तो बात है कि जब आप लोग करते हैं ना तो आप गलत कर देते हैं। आप लोग मोस्टली प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली में रोंग ही होती है। चलें जी, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 74 की। यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं, दो ऐसे फ्रेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कॉमनली हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि ओइंग टू, ड्यू टू। ठीक है, ओइंग टू एंड ड्यू टू। ओइंग टू का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ, की वजह से। ड्यू टू का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ, की वजह से, मतलब कि रीज़न बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, रीज़न बताई जा रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में, कहाँ हम ड्यू टू यूज़ करेंगे, कहाँ हम ओइंग टू यूज़ करेंगे। देखिए डिफरेंस ये है कि ये जो ओइंग टू है ना, ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, मतलब कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, और ड्यू टू क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब सबको पता है कि अगर ड्यू टू एक एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में आपके पास नाउन है और प्रोनाउन है, आपने उन दोनों के बारे में बताना है, तो उस केस में आप एडजेक्टिव फ्रेज यूज करोगे, मतलब आप ड्यू टू यूज करोगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है या एडजेक्टिव के बारे में आपको बताना है तो उस केस में आप एडवर्ब फ्रेज यूज करोगे, मतलब कि ओइंग टू यूज करोगे। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से आप जान पाओगे कि भाई आपने ड्यू टू कहाँ पर यूज करना है और ओइंग टू कहाँ पर यूज करना है, अदरवाइज इन दोनों के मीनिंग्स सेम है। क्लियर? चलें, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। वी कैंसल्ड द पार्टी डैश रियोट्स इन द सिटी। ठीक है, देखिए हमने मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि, क्योंकि मतलब यहाँ पे या तो ड्यू टू लगेगा या तो ओइंग टू लगेगा। अब देखिए यहाँ पे है वी क्या है, सब्जेक्ट है, कैंसल्ड क्या है, वर्ब है, दी पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने मीटिंग कैंसिल कर दी। फौरन आप लोग मुझसे पूछोगे क्यों, और क्यों का जवाब क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये मैं आप लोगों को सब बता चुकी हूँ। इन चारों का जो जवाब होता है वो होता है एडवर्ब। तो वाई का जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा, तो वो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, ओइंग टू। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, ओइंग टू ऐड करना है, ओइंग टू, क्योंकि वाई का आंसर यहाँ पे हम देने लगे हैं। ठीक है, दैट्स वाई ओइंग टू क्या है, आपकी एक एडवर्ब फ्रेज है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, द डिले वॉज डैश द मिसमैनेजमेंट। देर क्यों हुई
मिसमैनेजमेंट की वजह से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो डिले क्या है, नाउन है। अब नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ड्यू टू की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, अगर अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो कैंसल्ड है ये वर्ब मौजूद है, नाउन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अपना रूल नंबर 75 को। रूल नंबर 75 में हम डिस्कस करेंगे हमने आफ्टर कहाँ यूज़ करना है, बिफोर कहाँ यूज़ करना है। ये बहुत ईजी है। बच्चे कहेंगे मैम ये रूल आप ना ही पढ़ाती, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली में आफ्टर और बिफोर को सही यूज़ नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगी कि आप लोग कभी भी इनका गलत यूज़ नहीं करोगे। यूज़ आफ्टर टू शो द सीक्वेंस। अगर हमने सीक्वेंस शो करना है किसी चीज़ का तो हम आफ्टर यूज़ करते हैं। मतलब पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं घर वापस आऊंगी, फिर उसके बाद मैं लंच करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर को देखूंगी, ठीक है, सेशंस लूंगी, देन उसके बाद मैं यूट्यूब की एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस एक चल रहा है, मतलब आफ्टर 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 आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह के सीक्वेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, मतलब कि यहाँ पर एक सीक्वेंस है कि अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है। एक सीक्वेंस है कि पहले ये काम कर लो फिर मैं ये काम कर लूंगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है यूज ऑफ बिफोर। बिफोर हम कहाँ यूज करते हैं, यूज बिफोर टू इंडिकेट प्रायोरिटी। अगर हमने प्रायोरिटी बतानी है, किसी चीज को पहले प्रेफर करना है, तो हम वहां बिफोर यूज करते हैं, पहले, ठीक है, प्रायोरिटी दिखाने के लिए। कम बिफोर आई लीव, ठीक है, मेरे जाने से पहले आ जाओ, ठीक है। मतलब मैं प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रही हूँ कि इससे पहले कि मैं जाऊं उससे पहले आ जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 75 रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।